गरीब का बेटा हो चाहे पूंजीपति का बेटा हो, एक शिक्षा लेगा और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा तो डट करके मुकाबला करेगा और भारी संख्या में हमारे समाज के लोग नौकरियों में जाएंगे। बहुत सारे संगठन बनने से दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं कि हर संगठन गांव में जाकर के लोगों के बीच जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात बता रहा है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान कैसे उपलब्ध होगा? इसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षित हों। अगर हम शिक्षा लेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, यहाँ तक कि आपको विदेशों में भी नौकरी प्राप्त होगी अगर आपकी शिक्षा अच्छी शिक्षा है। लेकिन हमारे देश में दोहरी तिहरी शिक्षा प्रणाली लागू है। कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई नगर पालिका के स्कूल में पढ़ता है। हर प्रदेश का अलग अलग बोर्ड है। झारखंड बोर्ड है, उत्तराखंड का बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड है। अलग अलग बोर्डों का अलग अलग पाठ्यक्रम है। जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाते हैं ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड पर आधारित होते हैं। तो क्यों नहीं सरकार, इसमें कोई सरकार को पैसा नहीं खर्चा करना है, केवल एक शासनादेश पारित करना है कि पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। अगर एक शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी तो गरीब का बेटा हो चाहे पूंजीपति का बेटा हो, एक शिक्षा लेगा और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा तो डट करके मुकाबला करेगा और भारी संख्या में हमारे समाज के लोग नौकरियों में जाएंगे। लेकिन सरकार एक सोची समझी नीति के अंतर्गत समान शिक्षा लागू नहीं कर रही है, जबकि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसमें ये बात कही गई है कि जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं की जा सकी है उसको मैं नीति निर्देशक तत्वों में डाल देता हूँ और आगे चल करके सरकार उन नीति निर्देशक तत्वों के समय आने पर उनको जो है फंडामेंटल राइट में शामिल करे। मैं छात्र जीवन से छात्र राजनीति में रहा। जैसा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का 1978 में ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन करके जीता। वहाँ आरक्षण नहीं था और उस जमाने में हमारे कुछ साथी बैठे हैं, उस जमाने में विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम, दलित कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे लोगों की संख्या कम होती थी। लेकिन मैं वहाँ चुनाव लड़ा, तमाम खतरे को मोल लिया, चुनाव जीता। अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा। केवल इसलिए चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव इसलिए लड़ा कि अध्यक्ष पद का चुनाव विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में वही लड़ सकता था जो कोई चुनाव जीता हो, जिसे यूनियन को चलाने का अनुभव प्राप्त हो। इसलिए मैं उस चुनाव को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। तो हमने उस समय भी आंदोलन चलाया था, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे धनी का बच्चा हो। क्यों शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती? शिक्षा बहुत आराम से अनिवार्य की जा सकती है। शिक्षा निःशुल्क हो। एक बहुत महत्व का मुद्दा आदरणीय दद्दू प्रसाद जी ने उठाया है, चिकित्सा, कि सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुजन समाज गरीब समाज है, आर्थिक संसाधन नहीं है, बीमार होता है, अपना इलाज नहीं करवा पाता। आप देखेंगे कि एवरेज एज, औसत उम्र दलितों की कम हुआ करती है। एक तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, दूसरी तरफ उसको समुचित इलाज नहीं मिल पाता। तो समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है।
बहुजन मीडिया को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने जितनी जागरूकता पैदा की है उतनी जागरूकता हम लोग नहीं पैदा कर सके हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, किसी देश में परिवर्तन तभी संभव होता है, किसी देश में क्रांति तभी आती है जब पहले वहाँ वैचारिक क्रांति हो। 1789 में फ्रांस में जो रेनेसां जो वहाँ क्रांति हुई, इसके पीछे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, तमाम जैसे बड़े विद्वानों ने मुहिम चलाई, जन जागृति लाए। रूस में 1917 की जो क्रांति हुई मैक्सिम गोर्की, इसके अलावा तमाम और साहित्यकारों ने जन जागरण किया। तो कल्चरल रिवोल्यूशन, सामाजिक चेतना पैदा करना बहुत ही जरूरी है। जब हमारे समाज में चेतना पैदा हो जाएगी तो समाज हमारा क्रांति कर देगा। खूनी क्रांति से मतलब नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र बैलेट क्रांति के द्वारा ही हम इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम लोग आसीन हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे संगठन बन गए हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। बहुत सारे संगठन बनने से दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं कि हर संगठन गांव में जाकर के, लोगों के बीच जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात बता रहा है, वैज्ञानिक और तार्किक चेतना पैदा कर रहा है। तो साथियों, मैं स्वागत करता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और अगर केवल एक मुद्दा हमारा इस देश के अंदर लागू हो जाए, सबको शिक्षा अनिवार्य रूप से समान शिक्षा दी जाए, तो हमारे समाज का 15, 20, 25 साल के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन। आज हमारा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ेगा, 18 साल के बाद वो कंपटीशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे भारी संख्या में हमारे समाज के बच्चे टॉपर बनेंगे, अच्छी अच्छी नौकरियों में आएंगे। मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है उसे इस देश में नहीं, अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी में करोड़ों रुपए महीने का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इसलिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। दद्दू प्रसाद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमको मुद्दों पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। विधायक बनना, एमएलए, एमपी बनना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। विधायक, एमएलए, एमपी से बनने से ज़्यादा अच्छा है हम समाज के लिए काम करें। अगर हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अगर संघर्ष नहीं किया होता, लड़ाई नहीं किए होते, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। आज हम पैंट शर्ट पहन करके ऑफिसों में बैठ करके आदेश अपना लागू नहीं कर पाते। अगर आज तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने पूर्वजों के कर्ज को उतारें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे हम इस देश के पुनः शासक बन सकें। कि मानवर काशीराम साहब का मिशन आज जो धरातल पर पहुंच गया है, अगर उसको पुनः जीवित करना है तो आप लोगों को सामाजिक परिवर्तन मिशन के नीचे तले आकर के माननीय दद्दू प्रसाद जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके सामाजिक परिवर्तन मिशन को आगे बढ़ाना होगा और तभी बहुजन समाज का मिशन आगे बढ़ेगा। अन्यथा मुझे लगता है कि बहुजन समाज ने तो शायद सामाजिक परिवर्तन मिशन को बहुत नीचे धकेल दिया है। इस मिशन को अगर बढ़ा सकता है कोई, तो दद्दू प्रसाद के अलावा कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए मेरे ज़्यादा मुझे कहना नहीं है। मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में मैं पूरी ताकत से सामाजिक परिवर्तन मिशन को पूरे मध्य प्रदेश में आगे ले जाने का काम करूंगा। जय भीम, जय भारत। तो जब बोले कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, बोले सर आपको तो मैं लिख नहीं सकता। बोले क्यों? वो बोले मेरा कास्ट है परावन, जाओ केरल में जाके पूछो शेड्यूल कास्ट नहीं। बोले हाँ सर वो तो ठीक है, पर यहाँ आपका जो कम्युनिटी है, कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं है, तो आपको मैं नहीं लिख सकता। लिखा नहीं। मेरे को भी वही बोला था
पहली जो फेस किया था सेंसस 81 में, मैंने जब बोला मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, बोले नहीं सर वो नहीं लिख सकते। बोले सर्टिफिकेट दिखा है? बोले नहीं सर वो हम नहीं बोल रहे हैं, पर आपको इस कारण नहीं। तो मैंने बोला मेरा रिलीजियन क्या लिखा है? बोले हिंदू लिखा है। अरे नहीं, मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूं, तो मेरा उसमें लिखो मुसलमान है। तो फटाफट वो तो लिखा, पर मेरा मिसेस का लिखा, ये लिखा। मैंने देखा क्या लिखा है? बोले शेड्यूल कास्ट लिखा है। वो फिर मुसलमान का संख्या नहीं बढ़ाने देगा, समझेगा? वो और खतरनाक है। तो अभी मेरा बेटा जम्मू में डीएम था, तो टेलीफोन किया, डैडी तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरे को शेड्यूल कास्ट नहीं लिख रहा है। क्यों? बोले कि ये लिस्ट में तो आपका नमशूद्र नाम नहीं है जम्मू में। तो मैंने बोला वो ठीक बोल रहा है, तो तुम एक काम करो मुसलमान लिख लो, वहां तो मुसलमान बहुत है ना। तो बोले नहीं, मैं एक सोल्यूशन ले लिया। बोले क्या? बोले उन लोगों को पूछा भाई तेरा लिस्ट में कौन कौन है? तो बोले भंगी, चमार, चूड़ा ये सब है। भाई लिख भाई मैं भंगी हूं, क्योंकि तू तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ना। तो मैं भंगी लिखा है, तो शेड्यूल कास्ट लिखा है। तो आप सोच के देखिए, ऐसे जो माइग्रेंट हमारा लोग होता है, इधर का उधर, उधर का उधर, तो कितना परसेंट होगा? ये आपका हिसाब से चले गए। और में बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग आता है काउंट करने को, पूछता ही नहीं आपको कास्ट क्या है। हाँ, तो वो हिसाब से जाता है। तो इसलिए कास्ट बेस्ड बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज डिमांडिंग पार्लियामेंट मस्ट be composed of representatives of all communities। जब कास्ट एंड कम्युनिटी एक रियलिटी है भारत में, तो उस हिसाब से हर कास्ट, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, नौकरी में होना चाहिए। तो आज यही डिस्कशन हो रहा है और यही रेजोल्यूशन भी लिया जा रहा है। तो मैं वो 1907 का एक्ट का जिक्र करते हुए इसका पूरा समर्थन और इसका बेसिक बुनियादी जस्टिफिकेशन देके आप सबसे विदा लेता। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।